देखो, सबसे पहले जानना है हम लोग को सोल्यूशन एज ए मिक्सचर ऑफ सॉलिड इन वाटर, मतलब कि हम लोग सोल्यूशन देखेंगे जिसमें सॉलिड को वाटर के साथ मिलाया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले डिफिनेशन लिखा है। सबसे पहले होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? वाटर एंड सॉल्ट, हाँ वो होगा जैसे कि, जैसे मतलब कि हम लोग मिलाते हैं ना किसी चीज़ को, तो वो पूरी तरीके से एक समान मिल जाता है। जैसे कि मिल्क ले लो एग्जाम्पल में, मिल्क हो गया, टी हो गया, या फिर हनी हो गया, ये सारा हमारा होमोजेनियस सोल्यूशन मिक्सचर है। और एक होता है हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस में क्या होगा, तुम्हारा ये जो जैसे कि दो चीज़ मिलाओ तो वो दोनों अलग अलग रहेगा, मिक्स नहीं होगा एक साथ। इसका क्या एग्जांपल हो जाएगा? तो ए सोल्यूशन इज ए homogeneous mixture of two or more components whose composition may be gradually changed by changing the relative amount of the component। composition हम लोग चेंज कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट में कंपोजिशन को मिला करके। यहाँ पर सॉल्यूशन जो है हमारा वो बना हुआ है दो चीज़ से, एक सॉलिड और दूसरा सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट किसको बोलेंगे? तो देखो, सॉल्वेंट और सोल्यूट इस तरह से डिफाइन होता है, जैसे कि दो चीज़ को हम लोग एक साथ मिलाएं ना, तो मिलाने के बाद फाइनली जिस फॉर्म में रहेगा उसको हम लोग वही नाम दे देंगे। मतलब कि जैसे मान लो कि सॉल्वेंट का, सॉरी, जैसे कि मान लो सोल्यूट और सॉल्वेंट मिला है, जैसे पानी और चीनी हम लोग मिला रहे हैं, पानी और शुगर को हम लोग मिला दिए, तो मिलाने के बाद एक किस फॉर्म में जाएगा? लिक्विड के फॉर्म में जाएगा। तो लिक्विड किसके जैसा है? वो पानी के जैसा है, तो हम पानी को सॉल्वेंट नाम देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पानी हमारा सॉल्वेंट हो जाएगा और जो शुगर है वो सॉल्यूट हो जाएगा। अब वही चीज़ यहाँ पर लिखा होगा, द मीडियम ऑफ डिजोल्यूशन दैट अलाउ वन और मोर कंपोनेंट टू डिजोल्व इन इट टू फॉर्म ए सोल्यूशन इज नोन एज सॉल्वेंट। यहाँ पर दिया है द मीडियम ऑफ डिजोल्यूशन दैट अलाउ वन और मोर कंपोनेंट टू डिजोल्व इन इट टू फॉर्म ए सोल्यूशन। बोल रहा है कि एक या एक से ज़्यादा कंपोनेंट को मिलाने से जो सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है उसी को हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं। मतलब सॉल्वेंट अलाउ करता है दो या दो से अधिक, एक या एक से अधिक कंपोनेंट को अपने अंदर, और मिलकर के सब सॉल्यूशन बना लेता है। द सब्सटेंस दैट डिजोल्व इन द सॉल्वेंट टू फॉर्म ए सॉल्यूशन इन नोन एज सॉल्यूट। द सब्सटेंस दैट डिजोल्व्स इन द सॉल्वेंट, उस सब्सटेंस को जिसको हम लोग सॉल्वेंट में मिलाते हैं और सॉल्यूशन तैयार करते हैं उसको हम लोग सॉल्यूट बोलेंगे। ए सोल्यूशन विच इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट इज ए बाइनरी सोल्यूशन। अगर सिर्फ दो कंपोनेंट को मिला करके बना रहे हैं तो उसको बाइनरी बोलेंगे। अगर ज़्यादा को मिलाएंगे, मेड ऑफ थ्री और फोर कंपोनेंट, तो उसको टर्सरी और क्वार्टनरी सोल्यूशन नाम देंगे। हेयर वी शैल डील विथ बाइनरी सोल्यूशन ओनली। यहाँ पर हम लोग को सिर्फ बाइनरी सोल्यूशन के बारे में पढ़ना है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है, व्हेन साल्ट क्रिस्टल डिजोल्व्स इन वाटर टू फॉर्म सैलिन वाटर द साल्ट इज क्लासिफाइड एज सॉल्यूट। इसमें साल्ट को हम लोग सॉल्यूट बोलेंगे और वाटर को बोलेंगे सॉल्वेंट, और जब दोनों मिक्स हो जाएगा तो इस सैलिन वाटर को बोलेंगे सॉल्यूशन। अब उसके बाद बोल रहा है, इफ़ द कंपोनेंट एग्जिस्ट इन डिफरेंट फिजिकल स्टेट। अगर कंपोनेंट डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल स्टेट में, डिफरेंट फिजिकल स्टेट मतलब कि हम लोग सॉलिड को सॉलिड के साथ मिला सकते हैं, सॉलिड प्लस सॉलिड हो सकता है, सॉलिड प्लस लिक्विड हो सकता है। तो यहाँ पर डिफरेंट स्टेट बोला है, मतलब इसका एग्जांपल ले रहा है, जैसे एक सॉल्यूट है, एक सॉलिड है और दूसरा लिक्विड है। इस केस में हम लोग को क्या होगा, इफ़ द कंपोनेंट एग्जिस्ट इन डिफरेंट फिजिकल स्टेट देन द सॉल्वेंट इज दैट कंपोनेंट। तो इन दोनों में हम लोग सॉल्वेंट किसका नाम देंगे? सॉल्वेंट उस कंपोनेंट को नाम देंगे विच एग्जिस्ट इन सेम फेज एज द फाइनल सोल्यूशन। फाइनल सोल्यूशन बनने के बाद जो सेम फेज में रहता है, जैसे कि मान लो लिक्विड और साल्ट को मिला रहे हैं तो सोल्यूशन बनने के बाद वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा, तो हमारा जो सोल्यूशन है फाइनल वो लिक्विड फॉर्म में है। तो सोल्यूशन जब लिक्विड फॉर्म में है तो यहाँ पर लिक्विड, ये जो लिक्विड है उसका नाम हम लोग सॉल्वेंट देंगे। ये समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल, इफ शुगर इज डिजोल्व इन वाटर द फाइनल सोल्यूशन इज लिक्विड, सो वाटर इज द सॉल्वेंट एंड शुगर इज सॉलिड। अगर शुगर और वाटर को हम लोग मिलाते हैं तो फाइनल जो हमारा सॉल्यूशन है वो लिक्विड फॉर्म में आ रहा है, तो जो लिक्विड था उसको हम लोग सॉल्वेंट नाम दे देंगे। वाटर हमारा लिक्विड था, वो सॉल्वेंट हो जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद है, इफ टू सब्सटेंसेस आर इन द सेम फेज द कंपोनेंट दैट इज इन एक्सेस इज टर्म एज सॉल्वेंट।
अगर बोल रहा है कि दोनों सॉलिड सॉलिड फॉर्म में रहेगा तो किसका नाम सॉल्वेंट देंगे, तो अगर सॉलिड सॉलिड रहा तो जिसका मात्रा ज़्यादा है उसको सॉल्वेंट नाम दे देंगे। ठीक है, सॉलिड और लिक्विड रहा तो लिक्विड को फाइनल देखेंगे कि हमारा किस फॉर्म में आ रहा है, सॉलिड या फिर लिक्विड फॉर्म में। अगर लिक्विड फॉर्म में आ रहा है तो लिक्विड सॉल्वेंट होगा, सॉलिड फॉर्म में आ रहा है मिक्स करने के बाद तो सॉलिड हमारा सॉल्वेंट होगा। लेकिन अगर सेम फेज में रहेगा, सेम स्टेट में रहेगा, सॉलिड सॉलिड अगर रहा तो जिसका मात्रा ज़्यादा है उसको हम लोग सॉल्वेंट नाम दे देंगे। अब यहाँ पर है ए सोल्यूशन मे बी फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग ए लिक्विड विथ अनदर लिक्विड, एग्जाम्पल वाटर एंड अल्कोहल। एक लिक्विड है दूसरे लिक्विड के साथ। उसके बाद है सॉलिड विथ लिक्विड, शुगर सोल्यूशन, लिक्विड विथ गैस, सोडा वाटर, और सॉलिड विथ सॉलिड, ये हो गया येलो है। ए होमोजेनियस सोल्यूशन ऑफ ए सॉलिड इनटू अनदर सॉलिड इज कॉल्ड सॉलिड सोल्यूशन। अगर सॉलिड को सॉलिड के साथ मिलाएंगे तो ये सॉलिड सोल्यूशन फॉर्म होगा। कॉमन मेटल एलॉय आर सॉलिड सोल्यूशन, कॉमन मेटल एलॉयज आर सॉलिड सोल्यूशन। मेटल एलॉयज जो भी होते हैं, जो कि मतलब कि जैसे कि यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर का एग्जांपल लिया है, गोल्ड एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कॉपर और सिल्वर, तो एक क्या हो गया, सॉलिड सोल्यूशन हो गया। ब्रास इज ए सॉलिड सोल्यूशन कंटेनिंग 70% कॉपर एंड 30% जिंक। जो ब्रास बना हुआ है वो कॉपर और जिंक से बना हुआ है, 70 और 30 इसका रेशियो है। हेयर कॉपर एक्ट एज सॉल्वेंट एंड जिंक इज सॉलिड। तो देखो यहाँ पर कॉपर का मात्रा ज़्यादा है, 70% है, तो कॉपर हमारा सॉल्वेंट हो गया और जिंक हो गया सॉल्यूट। और इसके अलावा ट्रू सोल्यूशन के बारे में दिया है, ए सोल्यूशन in which the size of solid particle about 10 to the power minus 10 मीटर इज कॉल्ड ट्रू सोल्यूशन। मतलब ट्रू सोल्यूशन में पार्टिकल्स का जो साइज होगा वो काफ़ी ज़्यादा छोटा होगा, वो ऐसे दिखाई नहीं देगा। इन ए ट्रू सोल्यूशन द सॉल्यूट पार्टिकल एंड सॉल्वेंट मोलिक्यूल कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड इवन अंडर ए माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के जरिए भी अलग अलग दोनों को नहीं कर सकते, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को। इन कॉमन यूज द टर्म सोल्यूशन एक्चुअली मीन्स ट्रू सोल्यूशन। यहाँ पर अगर हम लोग सोल्यूशन कहीं भी लिखा हुआ देख रहे हैं तो इसका मतलब ट्रू सोल्यूशन से है। उसके बाद ट्रू सोल्यूशन का कुछ यहाँ पर करेक्टरिस्टिक दिया हुआ है। इट इज़ होमोजीनियस इन मिक्सचर, होमोजीनियस होगा जैसे कि टी और मिल्क वगैरह ये सब होमोजीनियस होता है। द सॉलिड पार्टिकल आर वेरी स्मॉल, 10 to the power minus 10 मीटर साइज दे दिया है। इट इज़ क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट, एक क्लियर होगा और साथ में ट्रांसपेरेंट होगा। इट डज नॉट स्कैटर लाइट, अगर लाइट यहाँ पर देंगे तो लाइट को स्कैटर नहीं करने देगा, सीधा लाइट बाहर निकल जाएगा। ठीक है, एक ग्लास में मतलब वाटर रख लो और यहाँ पर अगर लाइट हम लोग देंगे तो लाइट फैलेगा नहीं, सीधा इस तरफ निकल जाएगा। इट्स कंपोनेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, और फिल्ट्रेशन के जरिए इसके कंपोनेंट को हम लोग अलग अलग नहीं कर सकते हैं। सॉलिड पार्टिकल इन सोल्यूशन डू नॉट सेटल डाउन, और यहाँ पर सॉल्यूशन में जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो ऐसा नहीं कि कुछ देर के बाद नीचे बैठ जाएगा, वो नहीं बैठेगा। यहाँ पर कुछ नोट्स दिया हुआ है। वाटर इज द मस्ट कॉमन सॉल्वेंट, मस्ट कॉमन सॉल्वेंट है। वाटर में एक्चुअली अगर किसी चीज़ को डिजोल्व करते हैं और अगर वो डिजोल्व हो जाता है तो उसका नाम क्या है, एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, हाँ, और अगर वो नहीं घुलता है तो नॉन एक्वस हो जाएगा। अब यहाँ पर नॉन एक्वस सॉल्यूशन का एग्जांपल दिया है, अल्कोहल, पेट्रोल, ईथर, बेंजीन, कार्बन, ये सारा नॉन एक्वस सॉल्यूशन लिक्विड सॉल्वेंट है। द सॉल्यूशन मेड इन दिस लिक्विड आर आल्सो नॉन एज नॉन एक्वस सॉल्यूशन, ये तो हो गया। व्हेन सॉल्वेंट इज अल्कोहल द सॉल्यूशन इज कॉल्ड ए टिंक्चर। ये एक तो इम्पॉर्टेंट है, पूछता है, क्लास 8 में भी था, जैसे टिंक्चर ऑफ आयोडीन। ठीक है, मतलब कि सॉल्वेंट हमारा क्या है, यहाँ पर अल्कोहल है, अल्कोहल में हम लोग आयोडीन को मिला रहे हैं, तो इसका नाम हम लोग क्या देंगे, टिंक्चर देंगे। उसके बाद है डेल्यूट सोल्यूशन एंड कंसनट्रेटेड सोल्यूशन। अब डेल्यूट सोल्यूशन में क्या होगा, सॉल्वेंट का मात्रा कम होगा, कंसनट्रेशन में क्या होता है, ज़्यादा होता है। इट इज़ द सोल्यूशन इन व्हिच द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज रेदर लेस कंपेयर टू मास ऑफ द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के कंपेयर में सॉल्यूट का जो मास है वो कम होगा। और कंसनट्रेटेड में सोल्यूशन इन विच अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज रिलेटिवली मोर फॉर ए गिवन मास ऑफ द सॉल्वेंट। यहाँ पर सॉल्यूट का मास ज़्यादा होगा सॉल्वेंट से। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है,
हाँ, किसी दिए हुए टेम्परेचर पर एक निश्चित मात्रा के बाद कुछ और उसमें हम लोग सॉल्वेंट को सॉल्यूट को डालेंगे ना, तो उसको नहीं घुला पाएगा वो। जैसे एक कप वाटर ले लो, उसमें चीनी डालते रहो, एक समय ऐसा आएगा जब अब चीनी घुलना बंद कर देगा, तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। ऐसे गर्म करोगे तो और फिर घुल जाएगा। गर्म करने के बाद जो मैक्सिमम होता है वो फिर सुपर सैचुरेटेड बन जाता है। जैसे हाँ, चीनी डाल रहे हैं, घुल रहा है, उसके बाद घुलना बंद कर दिया। अब क्या करो कि तो अभी सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। अब इसको थोड़ा गर्म कर दो। अब गर्म कर दो तो थोड़ा और चीनी ये घोल लेगा अपने अंदर। तो उसके बाद और डालो तो और घुलेगा। फिर घुलते घुलते फिर से एक पॉइंट आएगा जो गर्म करने के बाद भी अब नहीं घुलेगा, तो वो होता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ए सॉल्यूशन दैट कैन नॉट डिजॉल्व एनी मोर ऑफ द सॉल्यूट एट गिवन टेम्परेचर। दिए हुए टेम्परेचर पर अब और सॉल्यूट को ये अपने अंदर नहीं ले सकता है। अब गिवन टेम्परेचर इसलिए क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फिर उसमें और सॉल्यूट डाला जा सकता है। उसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसको हम लोग प्रिपेयर कैसे करेंगे? तो टेक 100 ग्राम ऑफ डिस्टिल वाटर इन ए बीकर्स। 100 ग्राम डिस्टिल वाटर ले लिया है। ऐड 1 ग्राम ऑफ नाइटर एंड स्टील ईट विथ ए ग्लास रड टिल द नाइटर डिजोल्व्स। अब 1 ग्राम लेकर के इसको घोल दो तो ये घुल जाएगा पूरा। उसके बाद ऐड 1 ग्राम मोर, फिर से लो, फिर से घोलो, इट टू विल डिजोल्व, फिर से घुल जाएगा। कंटिन्यू एडिंग ए ग्राम ऑफ नाइटर एट ए टाइम एंड स्टीर विग्रेसली आफ्टर ईच एडिशन। ए स्टेज विल कम, एक समय आएगा व्हेन नो मोर ऑफ द नाइटर विल डिजोल्व एट द टेम्परेचर, जब और इसका जो मात्रा है वो नहीं घुलेगा। नो मैटर हाउ लॉन्ग इट इज लेफ्ट देयर और हाउ विग्रेसली इट इज स्टीर। तुम कितना भी उसको घुमाते रहो, चम्मच से चलाते रहो, वो और सोल्यूट लेने वाला नहीं है। द सोल्यूशन इज देन सैचुरेटेड with niter at the temperature. Desaturated solution of niter in water and it cannot dissolve any more of the solid without changing the temperature. तो यहाँ पर फिर से सोल्यूशन का डिफिनेशन दे रहा है। सोल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ ए सोल्यूट इन ए सॉल्वेंट। इट्स कंपोजिशन में वैरी टिल ए सैचुरेटेड सोल्यूशन इज ऑब्टेन एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर। अब यहाँ पर जो कंपोजिशन है तब तक वैरी करते रहेगा जब तक कि ये सैचुरेट नहीं हो जाता है। ठीक है, डिफिनेशन तो सारा लिख लोगे, उसमें तो लिखवाने की जरूरत नहीं है एक बार समझ में आ जाने के बाद। उसके बाद है इफेक्ट ऑफ कूलिंग ऑन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अगर हम लोग ठंडा करेंगे तब क्या होगा? द सोल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड यूजुअली डिक्रीजेज विथ फॉल इन टेम्परेचर। ठंडा करने से जो सोल्युबिलिटी होता है और डिक्रीज कर जाता है। दस क्या होता है? कम हो जाता है, हाँ। इफ़ द टेम्परेचर ऑफ ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज लोअर्ड और इफ ए solution is left open at a higher temperature for long, the solvent slowly vaporize. A part of the dissolved solute separate out in the form of crystal. The remaining solution is still a saturated solution but at lower temperature. यहाँ पर क्या लिखा है? इफ़ द टेम्परेचर ऑफ ए सैचुरेटेड सोल्यूशन इज लोअर्ड, अगर टेम्परेचर कम कर दिया जाए, और इफ़ ए सोल्यूशन इज लेफ्ट ओपन एट हायर टेम्परेचर फॉर लॉन्ग, हायर टेम्परेचर पर अगर हम लोग ओपन छोड़ देते हैं तो सॉल्वेंट स्लोली वेपराइज, ए पार्ट ऑफ द डिजोल्व सोल्यूट सेपरेट आउट। बोल रहा है कि अगर किसी सोल्यूटेड सॉल्यूशन को लेकर के और हाई टेम्परेचर पर उसको गर्म कर दें तो गर्म करने से क्या हुआ, वेपर के रूप में कुछ सॉल्वेंट जो होगा वो निकल जाएगा। तो अगर सॉल्वेंट निकल जाएगा तो वो वहाँ पर तुम्हारा सॉल्यूट जो है क्रिस्टल के फॉर्म में बनना शुरू कर देगा। द रिमेनिंग सोल्यूशन इज स्टिल ए सैचुरेटेड। तो बाकी जो मतलब कुछ तो निकल जाएगा वेपर और ये तो कुछ क्रिस्टल बन जाएगा, लेकिन बाकी जो तुम्हारा सोल्यूशन बचेगा वो अभी भी सैचुरेटेड सोल्यूशन ही रहेगा। तो एक क्यों दिया है पता नहीं, हम लोग को तो यहाँ फोकस करना था इफेक्ट ऑफ कूलिंग, मतलब कि ठंडा करने से क्या हो रहा है। तो ठंडा करने से यहाँ पर एक लाइन में ऊपर लिखा है द सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड यूजुअली डिक्रीजेज विथ फॉल इन टेम्परेचर। टेम्परेचर को कम करेंगे तो इसका सोल्युबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। दस इफ द टेम्परेचर ऑफ द सैचुरेटेड सोल्यूशन इज लोअर्ड और इफ सोल्यूशन लेफ्ट ओपन, एक किस लिए दिया है पता नहीं। उसके बाद है इफेक्ट ऑफ हीटिंग ए सैचुरेटेड सोल्यूशन। गर्म करने पर सैचुरेटेड सोल्यूशन पर
क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो गर्म करने पर एक कुछ और भी सॉल्यूट को अपने अंदर ले सकेगा ना। चलो ठीक है। इसके बाद है आगे क्या, कहाँ तक गए, इफेक्ट ऑफ हीटिंग, गर्म करने पर। इफ ए सेचुरेटेड सॉल्यूशन इज हीटेड टू ए हायर टेम्परेचर देन इट बिकम्स अनसेचुरेटेड। अगर गर्म कर देंगे तो वो सेचुरेटेड से अनसेचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाएगा। मोर सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व इन दिस सॉल्यूशन। अब इसमें और भी ज़्यादा सॉल्यूट को डिजोल्व किया जा सकता है। ए सेचुरेटेड सॉल्यूशन कैन आल्सो बी मेड अनसेचुरेटेड बाय एडिंग मोर सॉल्वेंट। तो अनसेचुरेटेड बनाने का यहाँ पर दो तरीका दिया हुआ है, एक या तो गर्म कर दो और दूसरा इसमें और भी ज़्यादा सॉल्वेंट मिला दो। तो दोनों केस में हम लोग का अनसेचुरेटेड हो जाएगा। तो ए सोल्यूशन इन विच मोर ऑफ द सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व एट ए गिवन टेम्परेचर इज नोन एज अनसेचुरेटेड। ठीक है, अनसेचुरेटेड का मतलब होता है कि और भी ज़्यादा सॉल्यूट हम लोग उसमें मिला सकते हैं। उसके बाद है सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन, जिसमें गर्म करने के बाद भी मिला दिया जाता है और इसमें एक्स्ट्रा मिलाना पॉसिबल नहीं है, चाहे टेम्परेचर बढ़ा लो या घटा लो। ए सोल्यूशन दैट होल्ड मोर सोल्यूट देन इट कैन थ्योरेटिकली डू एट ए गिवन टेम्परेचर इज ए सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन। ए सोल्यूशन दैट होल्ड मोर सोल्यूट देन इट कैन थ्योरेटिकली डू एट ए गिवन टेम्परेचर। ये क्या बोल रहा है कि किसी गिवन टेम्परेचर पर अगर जितना उसका सेचुरेशन पॉइंट है उससे ज़्यादा अगर उसके अंदर सोल्यूट मिला हुआ है, जैसे वाटर का मान लो कि हम रखे हुए अभी 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर जितना शुगर मिलाना था मिला लिए। ठीक है, अब इसको तुम क्या किया, गरम करके ले आया 100 डिग्री सेंटीग्रेड, उसके बाद और ज़्यादा शुगर मिला लिया और शुगर मिला करके वापस इसको लेके चला गया 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो अब तो एक ऐसा सोल्यूशन बना हुआ है जिसमें 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर नॉर्मल से ज़्यादा सॉल्यूट मिला हुआ है। तो इसको हम लोग सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बोलेंगे। वही ए लाइन बोल रहा है, या सोल्यूशन दैट होल्ड मोर सॉल्यूट देन इट कैन थ्योरेटिकली। एक्चुअल में जितना सॉल्यूट होना चाहिए था उससे अगर ज़्यादा ए रख ले एट ए गिवन टेम्परेचर, किसी दिए हुए टेम्परेचर पर, तो इसको हम लोग सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बोलेंगे। हीट इज ए सैचुरेटेड सोल्यूशन एंड हीट ए सेचुरेटेड सोल्यूशन। बोल रहा है कैसे बनाएंगे, तो बनाने के लिए सेचुरेटेड सोल्यूशन को हीट करेंगे एंड डिजोल्व सम मोर सॉल्यूट टू इट, और कुछ सॉल्यूट को इसके अंदर मिला देंगे। देन कूल इट बैक टू रूम टेम्परेचर, और इसके बाद धीरे धीरे इसको ठंडा करेंगे रूम टेम्परेचर तक विदाउट काउजिंग एनी डिस्टर्बेंस, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस की। देन द रिजल्टेंट सोल्यूशन होल्ड मोर सॉल्यूट देन सेचुरेटेड सोल्यूशन। तो इस केस में हमारे पास जो सॉल्यूट होगा नॉर्मल से ज़्यादा होगा उस सॉल्यूशन के अंदर। दिस इज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और इसी को हम लोग सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, सिंस इट होल्ड मोर सॉल्यूट देन इट कैन थ्योरेटिकली होल्ड एट दैट टेम्परेचर। ये समझ में आया सुपर सैचुरेटेड? मतलब किसी एक गिवन टेम्परेचर पर अगर हम लोग जितना सॉल्यूट डाल सकते हैं उससे ज़्यादा सॉल्यूट अगर मिला हुआ है तो उसको हम लोग सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। उसके बाद सेम डिफिनेशन दिया हुआ है यहाँ पर। उसके बाद बोल रहा है ए सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज मेटा स्टेबल। ए स्टेबल नहीं होता है एंड स्लाइट डिस्टर्बेंस लाइक शेकिंग, स्टीयरिंग, स्क्रैचिंग, कुछ भी मतलब थोड़ा सा करेंगे, हिला देंगे या फिर कुछ करेंगे तो वहाँ से सॉल्यूट जो है वो क्रिस्टल के फॉर्म में बाहर आना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर दिया है it is possible to bring down the temperature of a saturated solution a little without the excess salt crystallization out if no suspended impurity like dust particle are present। अगर कुछ impurity नहीं है तो हम लोग टेम्परेचर को बोल रहा है कि थोड़ा सा कम कर सकते हैं और सोल्यूट बाहर नहीं निकलेगा। जनरली तो अगर हम लोग ठंडा करेंगे तो सोल्यूट बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, लेकिन बोल रहा है कि अगर इम्प्योरिटी नहीं है तो बाहर नहीं निकलेगा, अगर इम्प्योरिटी है तो फिर बाहर निकलेगा। तो सोल्यूशन इज नॉट डिस्टर्ब्ड फिजिकली, अगर उसको हिलाया उलाया नहीं जाए, एकदम जैसे था वैसे ही छोड़ दिया जाए तो थोड़ा सा टेम्परेचर को हम लोग कम कर सकते हैं बिना सॉल्यूट को क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट किए बिना। उसके बाद है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉलिड डिजोल्व इन गिवन क्वांटिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मीनी वे। एक क्या है, अमाउंट ऑफ सॉलिड डिजोल्व्ड इन गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का एक गिवन क्वांटिटी रहेगा
और उस गिवन क्वांटिटी में, जैसे कि यहाँ पर 100 ग्राम ले लिया है, अब 100 ग्राम में तुम कितना ग्राम सोल्यूट मिला सकते हो, वही उसका कंसंट्रेशन हुआ। अब 10 ग्राम, अगर हम लोग 100 ग्राम में 10 ग्राम सोल्यूट मिला दिया है तो कंसंट्रेशन हम कितना बोलेंगे, 10%। अब यहाँ पर है मास परसेंट, हालांकि 10% नहीं होगा क्योंकि 10/110 हो जाएगा। अगर 100 ग्राम सॉल्वेंट में 10 ग्राम सोल्यूट अगर हम लोग मिला देंगे तो ये 10/110 हो जाएगा। नीचे देखो समझाया है। मास परसेंटेज सबसे पहला है, कंसंट्रेशन मेजर करने का पहला तरीका है मास परसेंटेज। मास परसेंट है, इट इज डिफाइन एज द मास ऑफ सॉलिड सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। इट इज मस्ट यूज्ड व्हेन सोल्यूट इज सॉलिड एंड सॉल्वेंट इज लिक्विड। तो यहाँ पर देखो मास ऑफ सोल्यूट लेंगे सॉल्व करने के लिए, सोल्यूट का टोटल मास ले लेंगे और उसके बाद मास ऑफ सॉल्यूशन लेंगे। अब सॉल्यूशन मतलब कि सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट दोनों। कहने का मतलब अगर 10 ग्राम सोल्यूट है तो 100 ग्राम लिक्विड में, तो ये हो जाएगा 10/110 और ये जितना आएगा 1/11 गुने 100 परसेंटेज में, इतना हम लोग बोलेंगे। जैसे यहाँ पर लिया है 10 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड एडेड 90 ग्राम ऑफ वाटर, तो यहाँ पर 10% हो जाएगा क्योंकि 90 + 10 मिल के नीचे 100 हो रहा है और 100 कैंसिल हो जा रहा है, तो यहाँ से 10% आ रहा है। ठीक है, ये निकाल लोगे ना। उसके बाद अगला दिया हुआ है वॉल्यूम परसेंट। वॉल्यूम परसेंट में होगा, इट विल डिफाइन एज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन मिलीलीटर। ये मिलीलीटर में ऊपर लेंगे सॉल्यूट को, ये पार्ट मिलीलीटर में लेंगे और नीचे वाला प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। 100 ml में जितना ml ए प्रेजेंट है, जैसे 100 ml में मान लो 10 ml हमारा कोई दूसरा लिक्विड प्रेजेंट है तो इसको बोलेंगे 10% सॉल्यूशन कंसंट्रेशन। यहाँ पर वॉल्यूम परसेंट निकालने के लिए फार्मूला दे दिया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन ये किसके लिए होगा, ये सिर्फ तब होगा जब दोनों का दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों लिक्विड हो। और फिर कैसे पहचानेंगे कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है, तो जिसका क्वांटिटी ज़्यादा होगा वो हमारा सॉल्वेंट होगा, जिसका क्वांटिटी कम होगा वो सॉल्यूट होगा। अब यहाँ पर है एग्जाम्पल, 30 ml ऑफ अल्कोहल इज मिक्सड विथ 70 ml ऑफ वाटर। तो 70 ml वाटर हो गया और 30 से नीचे 100 और नीचे 30, तो हम बोलेंगे इसका कंसंट्रेशन 30% है। उसके बाद यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है, 2.5 लीटर ऑफ अल्कोहल इज प्रेजेंट इन 10 लीटर ऑफ एक्वस सोल्यूशन, कैलकुलेट वॉल्यूम परसेंटेज। तो वॉल्यूम परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 2.5 बटा 12.5 इंटू 100 ना 5, ये आ गया 20%। 25 आ रहा है, ये तो 20 ही आएगा ना। क्या लिखा है, अच्छा सॉल्यूशन यहाँ पर 10 लीटर है, ठीक है। ये 10 लीटर तुम्हारा ये दोनों मिला करके है, अल्कोहल प्लस वाटर। उसके बाद है एग्जाम्पल 2, 50 ग्राम ऑफ शुगर, 50 ग्राम शुगर ले लिया, इज डिसॉल्व इन इतना किलोग्राम ऑफ वाटर। तो यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा 2.45 और प्लस 0.05 हो जाएगा ना। 50 ग्राम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 0.05 हो जाएगा, ये भी 0.05 में रहने देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 0.05 बटा 2.5 कितना आ जाएगा, ये इंटू 100 करेंगे तो 2.5 बराबर 2%। क्या क्या बोल रहे हो, ठीक है ना। उसके बाद अब सोल्युबिलिटी, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अब 100 ग्राम सॉल्वेंट में जितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट को हम लोग डिसॉल्व कर सकते हैं उसको हम लोग सोल्युबिलिटी बोलेंगे, ठीक है। डिफरेंट सब्सटेंस डिसॉल्व डिफरेंट एक्सटेंट इन द सेम वॉल्यूम ऑफ गिवन सॉल्वेंट। अब यहाँ पर दिया है एग्जाम्पल के लिए, द मास ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट दैट डिजोल्व 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 40 डिग्री और इतना ग्राम, मतलब सोलबिलिटी डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट हो सकता है। अगर 100 ग्राम वाटर हम लोग लेंगे तो मैक्सिमम सोडियम क्लोराइड जो होगा वो 36.5 ग्राम
ऐड किया जा सकता है, लेकिन अगर पोटेशियम नाइट्रेट यूज करेंगे तो वो 63 ग्राम ऐड हो जाएगा। The solubility of solute in a particular solvent at a given temperature is equivalent to its maximum number of gram of solute necessary to saturate 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। मतलब ये सोलिबिलिटी जो है ना, एक तरह से हम लोग को सेचुरेट होने के लिए कंडीशन दे रहा है, सेचुरेट होने के लिए कितना ग्राम ऑफ सॉल्यूट चाहिए। और उसके बाद है ए सब्सटेंस दैट हैज निग्लेजिबल सोलिबिलिटी इज कॉल्ड इनसोलूबल, जैसे कि सिल्वर क्लोराइड विच हैज इतना ग्राम एज इट्स सोलिबिलिटी, इसको इनसोलूबल बोलेंगे। ऑन द अदर हैंड ए सब्सटेंस दैट हैज मोर देन निग्लेजिबल बट लेस देन हाई सोलबिलिटी इज कॉल्ड अस्प्रिंगली सोलूबल, जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच हैव इतना ग्राम एज इट सोलबिलिटी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सोलबिलिटी दिया हुआ है 0.17, और सब्सटेंस हैविंग हाई सोलबिलिटी सच एज सोडियम क्लोराइड इज कॉल्ड सोलूबल, जो सबसे ज़्यादा आसानी से घुल जाता है उसको हम लोग सोलूबल नाम देंगे। फैक्टर अफेक्टिंग सोलबिलिटी, सोलबिलिटी को कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करेगा? इसमें आ जाओ साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, किस किस चीज़ पर मतलब कि सोलबिलिटी डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले सोल्यूट पार्टिकल के साइज पर, स्मॉलर जो स्मॉलर साइज रहेगा वो इजिली घुलेगा ना। स्मॉलर द साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल ग्रेटर इज इट्स टोटल सरफेस एरिया एक्सपोज टू सोलवेंट। अगर एकदम छोटा रहेगा तो ये ज़्यादा आसानी से, इसका मैक्सिमम जो पार्ट होगा वो सोल्यूशन सॉल्वेंट के कांटेक्ट में आ जाएगा। ठीक है, जैसे बड़ा होगा तो ये बीच वाला पार्ट तो नहीं आएगा कांटेक्ट में, लेकिन छोटा होगा तो मैक्सिमम पार्ट इसका कांटेक्ट में आएगा सॉल्वेंट के। देयरफॉर ग्रेटर इज सोलबिलिटी ऑफ दैट सोल्यूट। ठीक है, इसका सोलबिलिटी ज़्यादा क्यों है? क्योंकि इसका मैक्सिमम जो एरिया है वो सॉल्वेंट के कांटेक्ट में आ जा रहा है, इसलिए छोटा वाला का सोलबिलिटी ज़्यादा होगा। स्टीरिंग, जितना ज़्यादा स्टीरिंग मतलब हिलाते रहेंगे चम्मच से, दिस ब्रिंग्स मोर ऑफ द सॉल्वेंट इन कांटेक्ट विथ सोल्यूट, तो जो सोल्यूट का जो कांटेक्ट है सॉल्वेंट के साथ ज़्यादा आएगा और इससे रेट जो होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। उसके बाद टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सोलबिलिटी इंक्रीज करेगा, लेकिन सम केसेस में देखो यहाँ पर सोलबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड ऑलवेज डिक्रीजेज विथ राइज इन टेम्परेचर। गैस का डिक्रीज करता है बट द सोलिबिलिटी ऑफ मोस्ट सॉलिड इन वाटर यूजुअली इंक्रीज। मतलब कि अगर हम लोग सॉलिड लिक्विड की बात करें तो सॉलिड का जो सोलिबिलिटी होता है टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है, ज़्यादा घुलेगा, लेकिन गैस के केस में ये डिक्रीज होता है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल द सोलिबिलिटी ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन वाटर इज 31.6 ग्राम वेयर एंड 60 डिग्री, मतलब 20 डिग्री पर 31 ग्राम है, लेकिन 60 डिग्री पर 3 गुना अगर टेम्परेचर बढ़ा दिए तो ये भी करीब 3 गुना हो गया, 108 ग्राम घुलेगा। ऑल दीज फैक्टर अफेक्ट सोलिबिलिटी बिकॉज इन द प्रोसेस ऑफ डिजोल्यूशन। ऐसे देखो इस बुक में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना वो ये लोग ऑलरेडी मतलब डार्क दे दिया है, तो वैसे भी इसमें सारा कुछ साफ साफ दिख जाता है। The particle of solute merely occupy the space between particle of solvent without undergoing any chemical changes. उसके बाद है वेरिएशन इन सोलिबिलिटी ऑफ ए गिवन सब्सटेंस विद टेम्परेचर कैन बी शोन बाय मीन्स ऑफ सोलिबिलिटी कर्व। सोलिबिलिटी कर्व में हम लोग दिखा सकते हैं कि टेम्परेचर के घटने बढ़ने से किसी सब्सटेंस का सोलिबिलिटी जो है वो किस तरह से घटेगा या फिर बढ़ेगा। हेयर सोलिबिलिटी इज प्लॉटेड अलोंग द ऑर्डिनेट वाई एक्सिस एंड टेम्परेचर एक्स। यहाँ पर देखो एक ग्राफ दिखाया गया है, यहाँ पर ऊपर सोलिबिलिटी दे रखा है और नीचे टेम्परेचर। अब यहाँ पर देखो कैल्शियम सल्फेट का टेम्परेचर बढ़ने के साथ पहले तो इंक्रीज किया, उसके बाद फिर डिक्रीज करने लगा, और किसका ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, तो ए पोटेशियम सल्फेट का ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं पड़ रहा है टेम्परेचर बढ़ने से, या फिर सोडियम क्लोराइड का ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता है, और पोटेशियम नाइट्रेट का देखो काफ़ी ज़्यादा इसका सोलिबिलिटी तेज़ी से बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ाने से। अब यहाँ पर कुछ दिया होगा एग्जांपल, ये तो कट गया है। पोटेशियम ब्रोमाइड इंक्रीज देयर सोलिबिलिटी विथ राइज इन टेम्परेचर, इसी के बारे में एक्सप्लेन किया होगा, फोटो जो दिया हुआ है।
अब यहाँ पर दे दिया है कुछ का, यहाँ पर एग्जाम्पल के NO3 का देखो 40 50 60 टेम्परेचर बढ़ रहा है तो सोलेबिलिटी भी बढ़ रहा है, और इसका लगभग लगभग बहुत स्लो बढ़ रहा है NaNO3 का। सोलेबिलिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड इंक्रीज ओनली ए लिटिल विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। सोडियम क्लोराइड के लिए बोल रहा है, अगर थोड़ा सा भी हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका सोलेबिलिटी जो है इंक्रीज कर जाएगा। देख लो एक बार सोडियम क्लोराइड का कहाँ पर है, सोडियम क्लोराइड का मतलब बोल रहा है कि टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे ना तो बस थोड़ा सा सोलेबिलिटी में इंक्रीमेंट आएगा, ओनली ए लिटिल विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने से बस थोड़ा सा इंक्रीज करता है। सोलेबिलिटी कर्व ऑफ सब्सटेंस लाइक हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट सो दैट देयर इज ए डिक्रीज इन देयर सोलेबिलिटी विथ फर्दर राइज इन टेम्परेचर। यहाँ पर अगर कैल्शियम सल्फेट की बात करेंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ने से सोलेबिलिटी डिक्रीज करेगा, ये जो नीचे वाला दे दिया है। उसके बाद अनामेलस सोलेबिलिटी। अनामेलस सोलेबिलिटी मतलब कि न बढ़ेगा न घटेगा, मतलब कुछ कन्फर्म नहीं बोला जा सकता कि टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ेगा कि घटेगा। अब यहाँ पर देखो स्टार्टिंग में तो तेज़ी से इंक्रीज किया है, उसके बाद फिर घटना शुरू हो गया। तो ये है हमारा देयर आर सम साल्ट हुज सोलेबिलिटी फर्स्ट इंक्रीजेज एंड देन डिक्रीज विथ राइज इन टेम्परेचर। सोडियम सल्फेट यहाँ पर दिया हुआ है। सोलेबिलिटी ऑफ राइजेज टिल इट रीचेज 32 डिग्री, 32 डिग्री तक इंक्रीज किया है, उसके बाद फिर तेजी से डिक्रीज होना शुरू हो गया। अब यहाँ पर कुछ इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक प्रोसेस का एग्जाम्पल दिया है। बोल रहा है इंडोथर्मिक प्रोसेस में, एक्सोथर्मिक में हीट बाहर निकलता है ना, और ये हीट को एब्जॉर्ब करता है। द सोलेबिलिटी ऑफ सोल्यूट इंक्रीजेज with increase of temperature. For example, solubility of KNO3 and NaNO3 increase with rise in temperature. और इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा हम लोग का एक्सोथर्मिक प्रोसेस में। अब यहाँ पर दे दिया है सोलेबिलिटी कर्व का हम लोग यूज क्या कर सकते हैं। यूज में टू डिटरमाइन द सोलेबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर। सब्सटेंस का सोलेबिलिटी किसी भी टेम्परेचर पर अगर सोलेबिलिटी पता करना है तो हम लोग कर्व से आसानी से पता कर लेंगे। और इसके अलावा दूसरा दिया है द इफेक्ट ऑफ कूलिंग ऑफ हॉट सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस कैन बी फाउंड फ्रॉम द कर्व। ठंडा करने के बाद क्या इफेक्ट पड़ेगा सब्सटेंस पर, ये हम लोग को आसानी से पता चल जाएगा। एग्जाम्पल यहाँ दे व्हेन ए सैचुरेटेड सोल्यूशन इज प्रिपेयर एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड देन इट इज कूल टू 15 डिग्री सेंटीग्रेड सम साल्ट गेट प्रेसिपिटेटेड। इस कर्व से हम लोग आसानी से पता कर सकते हैं कि टेम्परेचर घटने पर प्रेसिपिटेट होगा, क्रिस्टल बनेगा कि नहीं बनेगा। अब तुम पोटेशियम नाइट्रेट का एग्जाम्पल लो, एक 60 डिग्री टेम्परेचर पर, एक 20 डिग्री टेम्परेचर पर, तो यहाँ पर जो सोलेबिलिटी कम है इसका मतलब कि कुछ न कुछ जो इसका पोटेशियम नाइट्रेट सॉलिड फॉर्म में प्रेसिपिटेट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन वही अगर हम लोग कैल्शियम सल्फेट का एग्जाम्पल लेंगे तो यहाँ पर वैसा कुछ नहीं होगा। उसके बाद है डिटर्मिनेशन ऑफ द सोलबिलिटी ऑफ ए सॉल्यूट एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर। अब यहाँ पर है सोलबिलिटी हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सोलबिलिटी में निकालने के लिए जो हमारे पास फार्मूला है वो मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। अब मास ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे तो यहाँ पर दे दिया है नोट द टेम्परेचर ऑफ ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जो तुम्हारा सॉल्यूशन है उसका टेम्परेचर नोट कर लो। वेट द क्लीन ड्राई इवोपरेटेड डिश, एक डिश ले लो, एम हमारा डिश है जिसका मास दिया हुआ है, उस डिश का मास काउंट कर लो। उसके बाद पुट द सैचुरेटेड सॉल्यूशन इन इट एंड वेट अगेन। अब इसमें हम लोग जो हमारा पॉट है, पॉट में हम लोग सॉल्यूशन को डालेंगे। सॉल्यूशन में क्या क्या रहेगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों रहेगा। अब ओवरऑल का हम लोग मास ले लेंगे जो कि m1 होगा। m1 में क्या क्या आ गया, पॉट का मास, सॉल्यूट का मास और सॉल्वेंट का मास। उसके बाद नाउ हीट टू टिल ड्राइनेस।
अब इसको हम लोग गर्म करेंगे, गर्म करेंगे तो यहाँ से सॉल्वेंट सारा बाहर निकल जाएगा। तब तुम्हारे पास क्या क्या रह जाएगा, पॉट का मास और प्लस जो तुम्हारा सोल्यूट है इसका मास, जिसको हम लोग फिर से वापस वेट कर लेंगे तो ये हमको M2 देगा। अब मास ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, मास ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मास कितना कैसे निकालेंगे, तो टोटल मास M1 यहाँ से ले लो, M1 में सारा कुछ था, M1 में से पॉट का मास अगर हम लोग हटा देंगे तो जो सॉल्यूशन रहेगा उसी का मास मिलेगा। ठीक है, सॉल्यूशन का मास मिल गया। उसके बाद मास ऑफ सोल्यूट कैसे निकालेंगे, तो मास ऑफ सोल्यूट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल सॉल्यूशन का M2, ठीक है, M2 किसका मास था, हीट द ए था, नाउ हीट द सॉल्यूशन टू ड्राइनेस। M2 हमारा मास है सोल्यूट प्लस पॉट का, ए वाला। M2 में से हम लोग M को माइनस कर रहे हैं, देखो ये सोल्यूट और पोर्ट है, इसमें से M मतलब कि पोर्ट को हटा दिए तो हमारा क्या बच गया, सोल्यूट सिर्फ बच गया। तो इस सोल्यूट का मास निकाल लिया। उसके बाद मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले एक टोटल मास ले लो, टोटल मास में हमारा पॉट सोल्यूट सॉल्वेंट सारा कुछ है, इसमें से हम लोग घटा देंगे डिस का मास। ठीक है, टोटल मास हम लोग ले लिए M1, इसमें से डिस का मास घटा दिए तो हमारे पास क्या रह गया, हमारे पास रह गया सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट या फिर डायरेक्ट सॉल्यूशन का मास रह गया। अब सॉल्यूशन के मास में से हम लोग को निकालना है सॉल्वेंट का मास, तो सोल्यूट का मास घटाना पड़ेगा। और सोल्यूट का मास हम लोग कैसे निकालेंगे, तो सोल्यूट का मास हम लोग M2 में से M को घटा करके, हाँ, और M2 हमारा क्या था, M2 था पॉट प्लस सोल्यूट, ये वाला पॉट प्लस सोल्यूट, पॉट प्लस सोल्यूट में से पॉट को घटा दिए तो हमारा सिर्फ सोल्यूट बच गया। अब सोल्यूट, इस सॉल्वेंट में से सोल्यूट को हम लोग घटा लेंगे तो सॉल्वेंट का मास मिल जाएगा। ठीक है, ये सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन में से हम लोग सोल्यूट का मास घटा लिए। तो ये तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है। तो M2 माइनस M बटा इतना, हालांकि इतना कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन बनाओगे सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अल्टीमेटली हम लोग को रखना क्या है, ऊपर में रखना है मास ऑफ सोल्यूट और नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट। अब ये तुम जैसे निकालो। अब यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, 12 ग्राम ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड व्हेन इवोपरेटेड टू ड्राइनेस लीव्स ए सॉलिड रेसिड्यू ऑफ 3 ग्राम। तो यहाँ पर सॉलिड रेसिड्यू कितना है, 3 ग्राम। अब डिवाइडेड बाई हम लोग को मास ऑफ सॉल्वेंट रखना है, सॉल्वेंट का मास कैसे निकालेंगे, 12 ग्राम सॉल्यूशन है तो 12 ग्राम सॉल्यूशन में से अगर हम 3 ग्राम सोल्यूट घटा देंगे, 12 माइनस 3 तो ये कितना बचेगा, 9। और इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये वाला फार्मूला हमें यूज किया। मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूशन का मास 12 ग्राम दिया है ना, अब सॉल्यूशन में से हम 3 ग्राम, 12 में से हम लोग 3 ग्राम जो हमारा सॉलिड सॉल्यूट था इसको घटा दिए तो सॉल्वेंट बचेगा। टोटल सॉल्यूशन का मास 12 और इसमें से हम लोग सॉल्यूट का मास घटा दिए